जब आयुर्वेद शास्त्र में हम सभी पढ़ने के लिए आते हैं तो सबसे पहला जो सूत्र हमें आयुर्वेद के द्वारा दिया जाता है वो है कि आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परम आदर। यानी आयुर्वेद शास्त्र जो है इसके प्रति आपके मन में आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। जब सम्मान होगा आपके पास तो आप इसके विषयों को सोचोगे, चिंतन करोगे। जैसे बहुत सारे विषय ऐसे हम लोगों के सामने आते हैं जिसके प्रति सम्मान नहीं होने के कारण हम अब क्या करते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं, उसकी वो वैल्यू नहीं करते हैं। और वो विज्ञान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो हमारे समझ, हमारे उपयोग से बाहर हो जाता है। जैसे क्लास 5, 6, 7, 8 या 9, 10 में जब हम लोगों के पास मैथमेटिक्स के कुछ विषय ऐसे आते हैं, जैसे अलजेब्रा हुआ, ट्रिगोनोमेट्री हुआ, कैलकुलस हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, ऐसा, या फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह आने स्टार्ट होते हैं, तो बहुत सारे जो बच्चे जिनका माइंडसेट आर्ट्स वाला होता है, कला और संस्कृति वगैरह में उनके रुचियां होती हैं, तो बोलते हैं यार क्यों पढ़ रहे हैं यार। बहुत सारे रील्स भी आप लोग देखे होंगे कि ये जो हम लोगों ने साइन कॉस थीटा वगैरह जो कुछ पढ़ा उसका क्या यूज़ है। तो ये ऐसा ये होता है क्योंकि हमारा उसके शास्त्र के प्रति कोई आदर नहीं है। जो बच्चा का हृदय में आदर होता है वो उस विद्या को सीखता है। और आज जितने भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं सारे आपके मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के नियम, केमिस्ट्री के नियम, बायोलॉजी के नियम, बहुत सारी चीज़ें, इतिहास, भूगोल, सब सब कुछ लग करके एक सिविलाइजेशन, एक अच्छा सा समाज तैयार होता है। तो आयुर्वेद क्या कहता है? पहला, आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परम आदर। तो ये बात याद रखना है। अब पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि पिछले सत्र में कि जो आयुर्वेद है उसकी उत्पत्ति कब हुई और कैसे हुई। अब आयुर्वेद हम इंसानों के बीच में बहुत प्रचलित हो चुका है। आचार्य सुश्रुत हो गए हैं, आचार्य चरक हो गए हैं, दो चिकित्सा कर रहे हैं, और भारत में बहुत सारे एक तरीके से यूनिवर्सिटी टाइप का डेवलप होते जा रहे हैं, जिसमें आप का जो माँ जानकी, माँ सीता मैया का जो ससुराल है, सॉरी मायका जो है आपका मिथिला क्षेत्र, वो आंख की चिकित्सा करने के लिए, या सालाक्य तंत्र, यानी ये जो होता है आंख की हड्डी जो होती है उसको क्लेविकल बोलते हैं, इसके ऊपर की जितनी भी चिकित्सा है, चाहे वो दांतों की चिकित्सा हो, आंखों की चिकित्सा हो, नाक की चिकित्सा हो, सर की चिकित्सा हो, उसमें ये लोग काफी निष्णात रहे हैं मिथिला क्षेत्र के लोग। जो कामाख्या भगवती का क्षेत्र है, जो नीलांचल पर्वत है, वो भूत विद्या, उन्माद चिकित्सा, अपस्मार चिकित्सा, मानस विकार पर काम करने के लिए उधर के लोग प्रसिद्ध हैं। जो गंगा और सरस्वती के बीच का जो क्षेत्र रहा है, यहाँ पर आपके काय चिकित्सा के लोग प्रधान तौर पर काम किए हैं। और गंगा के दोआब से जो आपका आज का काशी है, वहां से लेकर के और कई जगहों पर आपके शल्य चिकित्सा के गढ़ रहे हैं। और क्षिप्रा नदी के तट पर जो भी लोग वास करता है उनमें अर्श रोग प्रभावी होता है, ऐसा आचार्य वाग्भट ने कहा है। और आज भी क्षिप्रा के तट पर बहुतायत अर्श रोग के पेशेंट देखे जाते हैं। तो उन क्षेत्रों में एनोरेक्टल डिजीज के डॉक्टर्स या आपके क्षार कर्म, अग्निकर्म करने वाले वैद्यों की संख्या ज्यादा रही है। फिर जैसे जैसे हम हिमालय से दूर होते चले जाएंगे, हमारे पास हिमालय पे प्राप्त होने वाली औषधियों की निर्भरता थोड़ी कम होती जाएगी, तो हम लोग धीरे धीरे रस औषधि पर स्विच करने लगेंगे। और भारत में आप हिमालय से जैसे दूर बिहार हुआ, बिहार से अब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, रस चिकित्सा प्रधान होती चली गई। जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव हुआ, अब बौद्ध धर्म के समय काल को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए कि कुछ लोग मानते हैं कि बिंदुसार के समकालीन गौतम बुद्ध थे, और कुछ जो उनके समय के समकालीन दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले लोग हैं, जैसे आदि शंकराचार्य के जो संप्रदाय के लोग हैं, इनका मानना है कि बौद्ध धर्म स्टैब्लिश्ड था। और 507 ईसा पूर्व में शंकराचार्य जी आते हैं, जिनका शास्त्रार्थ होता है बौद्धों के साथ। और ये इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपका जब टाइम फ्रेम आपके साथ मैच नहीं करेगा, जैसे सपोज दैट मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ 2025 में, अब कोई ऐसा बोले कि मतलब मैं जो हूँ वो 1925 में आपसे मैंने वीडियो बनाया और आप हमारे श्रोता थे, और आपका जन्म हुआ है 2025 में, या आप 2025 में 25 बरस के हो, तो ये बात एकदम से फॉल्स हो जाएगा और इसको एकदम से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, बेकार की बातें हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसा ही कुछ आचार्यों के साथ हमारे हुआ
कि आचार्य जो भारत में हुए, जैसे भारत के इतिहास को आप देखोगे, भारतीय जो परिप्रेक्ष्य के इतिहास है, इसमें विक्रमादित्य की बहुत मतलब चर्चा है, राजा सुधन्वा की बहुत चर्चा है, पर जो इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है भारत का, उसमें इन लोगों की चर्चा ही नहीं है। विक्रमादित्य की कोई चर्चा ही नहीं आता कि विक्रमादित्य कौन थे। और विक्रम संवत हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। वैसे ही एक और है शक संवत। अब शक संवत भी दो हमारे पास उपलब्ध है। एक शक संवत है जो अभी चल रहा है, और ये ईसा के जन्म के बहुत बाद स्टार्ट हुआ है, तो इसमें हम लोग पीछे चल रहे हैं। और दूसरा जो शक संवत है वो विक्रम संवत से भी पुराना है। वैसे ही आप देखोगे कली संवत चल रहा है। तो कई टाइम लाइन में डिस्टर्बेंस इस तरीके से बनाया गया ताकि आपको अपने शास्त्रों के प्रति विश्वास न हो। आप देखोगे कि जो मैक्स मूलर के द्वारा लिखा गया हुआ भाष्य है वेदों के ऊपर लिखा हुआ, उसमें कुछ इस तरीके से अर्थानर्थ किया गया है कि आप सोच में पड़ जाओगे कि यार ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे लिखा जा सकता है। और चूंकि संस्कृत भाषा में एक अच्छाई है कि शब्द अपनी बातों को कहते हैं, तो गलत अर्थ लगाकर, गलत व्याख्या करके उस चीज को प्रस्तुत कर देना बहुत इजी हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि संस्कृत जानने वालों की संख्या प्रायः धीरे धीरे कम होती जा रही है। वैसा ही हमारे लोगों के साथ भी हुआ है। जैसे एक आचार्य हुए, मैं नाम चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को। उन्होंने कहा कि शरीरे सुश्रुतः नष्ट। सब जगह कहा है कि शरीर स्थान सुश्रुत का सबसे बेस्ट है, उन्होंने कहा कि नष्ट कर दिया। क्यों कहा? क्योंकि वो वेस्टर्न फिलॉसफी से, वेस्टर्न पाश्चात्य विज्ञान से काफी प्रभावित है, तो उन्होंने उस तरीके से देखा। और इसके प्रभाव में क्या होता है, आप देखोगे कि बहुत सारे उनके फॉलोअर बन जाएंगे जो इस बात को बिना वेरीफाई किए, बिना समझे करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे आप समझो कि आज के डेट में विज्ञान बहुत बढ़ गया, हम लोग के पास पेशेंट आते हैं और हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को चलो डीएनए में प्रॉब्लम है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, पिता में क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, और बच्चा जो हो रहा है उस घर में एक खास तरह की बीमारी को ट्रेंड कर रहा है, या मदर में प्रॉब्लम है और खास बीमारी को लेकर ट्रेंड कर रहा है। अब एज अ वैद्य आप चिकित्सा करोगे तो क्या कर लोगे? होता है कई बार कि बच्चे आ रहे हैं कि सर मेरे फैमिली में बालनेस की प्रॉब्लम है, टकले होते जा रहे हैं सब लोग, मेरा बच्चा टकला ना हो इसके लिए कुछ उपाय करें। कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरे घर में सब बच्चे काले 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 पैदा हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे का कॉम्प्लेक्शन हम लोगों से अच्छा हो। कुछ लोग बोलते हैं हमारे घर में सब बच्चे नाटे नाटे पैदा हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं मेरे बच्चे की लंबाई अच्छी हो। अब ये सारी जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं वो हम जो पिता के द्वारा जो हमारा जीन, हमारा जो डीएनए है वो कैरी कर रहा है। अब इसमें सुधार करने का काम है जो ट्रांसलेटेड आयुर्वेदा है, जो आयुर्वेदा है, एक्चुअल में आयुर्वेद नहीं आयुर्वेदा है, उसके विद्यार्थी के साथ समस्या हो जाती है कि इसके लिए क्या करें हम। अब इसमें डीएनए को कैसे मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। और जो आयुर्वेद वाला है वो हंसता है, चुपचाप पंचकर्म कराता है, स्नेहन स्वेदन कराता है, प्रॉपर तरीके से भवन विरेचन कराता है। उसके बाद जिस महाभूत की आवश्यकता है या जिस विषय की आपको आवश्यकता है, जैसे केस अच्छा करना है तो केस से दवाइयाँ चला देगा, और तब 3 महीने के बाद ये जो 120 दिन या आपका 90 दिन का जो प्रक्रिया होता है, इसके बाद से उनका प्रजा स्थापन करने के लिए, गर्भ स्थापन के लिए बोलता है, और उसमें रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो ये सारी विषय हम लोगों को समझना होगा, वरना बहुतायत ग्रंथ हमारे पास ऐसे हैं जो हमें दिग्भ्रमित कर देते हैं। पंचकर्म की बात कर लें तो इस समय आप आयुर्वेद में किसी भी विषय पर ग्रंथ देखो तो कम से कम 50 राइटर ने लिख डाले हैं। पर दुर्भाग्य ऐसा है कि जो प्रैक्टिस कर रहा हो और वो प्रैक्टिस करके कुछ अनुभवजन्य बातें लिखे, चाहे वो 5 पन्ने का हो या 500 पन्ने का हो, वो हमारे लिए, आपके लिए बहुत हितकर है। पर वैसे वैद्य जो जिंदगी में कुछ भी चिकित्सा नहीं किए, मेमोरी अच्छी थी, श्लोक याद किया, एक अच्छा आपका पद प्रतिष्ठा वाला नौकरी पा गया, और वो एक ग्रंथ लिखता है। उस ग्रंथ को कैसे लिखते हैं कि कम से कम 20 किताबें खरीद के लाए, कुछ श्लोक चरक के, कुछ सुश्रुत के, कुछ वाग्भट के, कुछ सोढ़ल के, कुछ काश्यप के, कुछ अन्य अन्य ग्रंथों के सम्मिलित किया, एक कंपाइल करके बुक आपके सामने रख दिया, और कोई अनुभव नहीं कि ये काम करता है नहीं करता है। तो जो व्यक्ति, जो वैद्य चिकित्सा करते समय में छोटे बच्चे की यदि चिकित्सा नहीं किया है और वो कटु रोहिंग्या आदि कषायम वगैरह पर्चे पे लिख देता है, और सैद्धांतिक तौर पर बीमारी को ठीक भी कर देगा वो दवा, मानते हैं, पर फिर भी बच्चा उसको खाएगा कि नहीं खाएगा ये क्वेश्चन बना रहता है वहां पे।
और इसका प्रभाव ऐसा होता है कि जब उन किताबों को फॉलो करने वाले हम लोग छोटे छोटे जो वैद्य होते हैं, छोटे छोटे मित्र जो हैं, जो उन किताब को आपको एक तरीके से पायोनियर मान करके आपको फॉलो करने वाले जो वैद्य होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। यार बच्चा दवाई खा नहीं रहा है सर, और सर ने ये दवा लिखी है, अब मैं क्या दे दूं बच्चे के लिए। तो फिर सोचता है कि यार हम लोग आयुर्वेद वाले कुछ कर नहीं सकते, हम मॉडर्न की चिकित्सा कर लेते हैं। तो इन सभी बीमारियों से बचने के लिए आपको और आप सभी वैद्यों को कुछ काम करने होंगे। पहला कि जब भी आप बुक्स लो, ग्रंथ लो, तो पुरानी ग्रंथों को प्रिफर करो। मैं चौखंभा गया था, वहां मैंने देखा कि बहुत सारी किताबें प्रिंट होनी बंद हो गई, कोई खरीद ही नहीं रहा है। आप भारत भेषज रत्नाकर करके किताब है, वो आपको कई वॉल्यूम में उपलब्ध है, उसको आप देखो, पूरी आयुर्वेद की डिक्शनरी जैसी है, सारी दवाइयां उसमें मिल जाती हैं। यदि आप वैद्य हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो इन सभी ग्रंथों पर। बहुत सारे ग्रंथ हैं। तंत्र शास्त्र के ग्रंथों को मैंने जब पढ़ना शुरू किया, आपका तंत्रावलोक है, तंत्र राज है, शक्ति समंगम तंत्र है, फिर आपका घुष्मेश्वर तंत्र है, उरेश्वर तंत्र है, भैरवी तंत्र है, दत्तात्रेय तंत्र है। इन सभी ग्रंथों में मैंने आयुर्वेद के इतने अच्छे अच्छे कल्प देखे, इतने मजेदार मजेदार कल्प देखे, कि लगा कि यार क्यों क्यों हम भटक रहे हैं इन सब चीजों से। इनका यूज करो ना। अच्छा, इदम आगम सिद्धत्वात् प्रत्यक्ष फल दर्शनात् मंत्रवत संप्रयोक्तव्यम। तो आपके पास द्रव्य गुण है ना, आप द्रव्य गुण से उन द्रव्यों को पढ़ लीजिए, यूज करके देखिए क्या रिजल्ट आता है, क्या नहीं आता है, फिर आप विचार पे चलिए। केवल एक या दो या तीन ग्रंथों को पकड़ करके हम चिकित्सा नहीं कर सकते हैं, ये हमें समझना होगा और फिर काम करना होगा। तो हम लोग जहां बात कर रहे थे कि गौतम बुद्ध का जो काल रहा है, वो कुछ आचार्यों के, भारतीय दर्शन के जो आचार्य हैं, इनके अनुसार ईसा से 1500 वर्ष पहले हुआ था। और आधुनिक मतानुसार लोगों को बिंबिसार के समकालीन लोगों का मानना है कि बिंबिसार जो थे चंद्रगुप्त के पुत्र, उनके समकालीन में बौद्ध दर्शन था या बौद्ध आचार्य हुए थे। तो बहरहाल यदि उनके इफेक्ट को देखा जाए, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ईसा से लगभग जो 1500 साल पहले का जो काल है बौद्ध का, वो ज़्यादा सटीक लगता है, क्योंकि जो कालखंड में घटनाएं हुई वो उस हिसाब से हैं। तो जब गौतम बुद्ध का विचार भारत में फैलना शुरू हुआ, तो आप सबों को पता होना चाहिए कि वो अहिंसा को प्रमोट करते थे, और शल्य चिकित्सा को भी हिंसा माना जाने लगा था। और इसका दुर्भाग्य ऐसे हुआ कि शल्य चिकित्सा करने वालों के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, और भारत में धीरे धीरे शल्य चिकित्सा का बहुत खराब दौर वो गुजरा, जिसमें हम लोगों ने शल्य चिकित्सा उस टाइम जो थी वो बहुत बेकार स्थिति में पहुंच गई थी। और उस समय जो शल्य चिकित्सा करने वाले लोग थे, उन पर थुथुल्लक नाम का एक दंड लगाया गया था। नगर में प्रवेश करने के पहले कैसे जाएंगे, नगर के बाहर उनको रहना था, ये सब चीजें उसमें थी। तो जब चिकित्सा में शल्य साध्य व्याधियों की चिकित्सा भी हमको दवाइयों से करना होगा, तो उस काल में आचार्य नागार्जुन, जो कि शून्यवाद वाले नहीं, जो रस नागार्जुन हुए, इन्होंने फिर बहुत सारी दवाइयों के बारे में काम किया, और एक रस शास्त्र की परंपरा वहां से स्टार्ट हुई, एक योगियों की परंपरा स्टार्ट हुई, एक नाथ, एक सिद्धों की परंपरा स्टार्ट होती है, जिसमें 84 सिद्ध आते हैं, पारा, गंधक, लौह, स्वर्ण, अबरक, मारण, ये सारी विद्याएं वहां पे शुरू होती हैं। तो ये जो है आयुर्वेद से थोड़ा अर्वाचीन है, थोड़ा नवीन है, और नवीन होने के कारण इसमें बहुत संभावनाएं मिली। और इन संभावनाओं के आधार पर आयुर्वेद की चिकित्सा का जो एक तरीके से बैकबोन कहें या मूलभूत चिकित्सा कहें, वो आज भी रस चिकित्सा के आधार पर हो रही है और मरीजों को लाभ पहुंचा रहा है। फिर कालांतर में जब भारत पर मुगलों का आक्रमण स्टार्ट हुआ, मलक्षों का आक्रमण स्टार्ट हुआ, तो इस क्रम में हम सभी पाते हैं कि हमारे ग्रंथ जलने लगे, नष्ट किए जाने लगे, उसको ट्रांसलेट किया जाने लगा, और उसमें कई बार आवश्यकता के अनुसार, कई बार अनावश्यकता के अनुसार उसके अंदर मांस रस का, मांस द्रव्य का प्रयोग करना शुरू किया गया, और ट्रांसलेशन की एक प्रक्रिया स्टार्ट हुई, जिसमें चीज़ों को विकृत करके एक नया घालमेल सा बना हुआ, क्योंकि यूनान से आया हुआ थोड़ा सा यूनानी ज्ञान और बाकी आयुर्वेद के ज्ञान को ट्रांसलेट करके एक यूनानी शास्त्र बनाया गया, जो आयुर्वेद के विरोध में खड़ा करने के लिए बनाया गया था कि हाँ भैया, ये आयुर्वेद है, ये यूनानी है। अब आयुर्वेद के बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जो आयुर्वेद के सारे ही द्रव्य लगभग उसमें यूज होते हैं, और साथ साथ कुछ उनके
ऐसे द्रव्य हैं जो कि बाहरी देशों में, जो उधर साइड में पाए जाते हैं ईरान इत्यादि में, वो भी वहां पे आए। अब बात करते हैं कि अंग्रेजों के आगमन के बाद क्या हुआ। मेन जो समस्या है वो बौद्धों के काल से ही स्टार्ट हो गया था, पर चूंकि उस समय कोई और अन्यत्र चिकित्सा पद्धति नहीं थी, तो आपको हंस के या गा के आयुर्वेद को स्वीकार करना था। इसका मुगलों ने थोड़ा विकल्प निकाला और यूनानी चिकित्सा को ज्यादा प्रमोट किया, और राज्य के हकीम बनने स्टार्ट हो गए राजवैद्य की जगह पर बाद में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने अपनी चिकित्सा व्यवस्था को इम्प्लांट करना स्टार्ट किया। तो आप देखोगे कि 1870-72 के आसपास में लगभग भारत के सारे गुरुकुल बंद कर दिए गए। जब गुरुकुल बंद हुआ तो क्या हुआ, कैसे ये योजनाएं बनाई गई, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। और आप सभी इन वीडियो को चाहे तो अपने चैनल से शेयर कर सकते हैं, आप इसके कुछ भी शॉर्ट्स रील्स वगैरह जैसे भी आप चाहो आप कर सकते हो। हमारे द्वारा कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, आयुर्वेद के सही ज्ञान को सब तक पहुंचाने का प्रयास है इस चैनल के द्वारा। तो आप जो कुछ इस वीडियो के साथ शेयर करके या इस तरीके से, या आप जैसे भी आप हेल्प करना चाहो, यदि आप आयुर्वेद के प्रति श्रद्धान्वित हो तो आप कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आयुर्वेद में किस तरीके से अंग्रेजों के आगमन के बाद का षड्यंत्र हुआ उसके बारे में बात करने के लिए। नमस्कार।